हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केसीए कांकेर में। और हम लोग एडीओ 2017 का क्वेश्चन पेपर देख रहे थे और जिसमें आज हम भाग 4 ग्रामीण विकास देखेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। और आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आंसर तक कैसे पहुंचना है, हम कैसे कॉमन सेंस लगाना है, कैसे लॉजिक लगाना है, ये सब हम सीखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और आप लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किए हैं वो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 91 क्वेश्चन से लेकर 120 क्वेश्चन तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है 91। सामाजिक अंकेक्षण की तैयारी में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं, शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देना है कि पूछ रहे हैं कि शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो हम यहाँ पे पूछ रहे हैं नहीं किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एजेंडा की घोषणा कम से कम 1 माह पहले। ठीक है, बी ऑप्शन है स्थान, तिथि, समय और जिम्मेदार अधिकारी का नाम सुनिश्चित किया जाना। सी है सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार। और डी है सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत में उस दिन उपलब्ध रहे जिससे लोग उसे देख एवं पढ़ सकें। ठीक है, तो अब देखो अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो आंसर तक तो पहुंच सकते हो। और जिन लोग नहीं पढ़ के गए हैं तो उन लोगों के लिए तो मुसीबत हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है, चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा गलत होने की संभावना ज्यादा है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको गलत बनाया जा सकता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है कि एजेंडा की घोषणा कम से कम 1 माह पहले। ठीक है, ये उसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि ज़्यादा चेंज किया जा सकता है। ठीक है, बी ऑप्शन देखो स्थान, तिथि, समय और जिम्मेदार अधिकारी का नाम सुनिश्चित किया जाना, इसमें भी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि कुछ गलत लिखा हो। ठीक है, सी में देखो, सी में थोड़ा दिख रहा है कि सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार। ठीक, देखो यहाँ पे ये लिख तो सकता था कि सामाजिक अंकेक्षण का वृहद स्तर पर प्रचार, वृहद लिखने की जगह ऐसा लिख सकता था सामाजिक अंकेक्षण का प्रचार, ये भी तो लिख सकता था। लेकिन ठीक है, तो एक एक्सट्रीम वर्ड वाला सेंटेंस हमको दिख रहा है सी, है ना। सी में हमको एक एक्सट्रीम वर्ड दिख रहा है जहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड क्या है, वृहद। ठीक, वृहद स्तर, ये गलत होने की संभावना हमको ज़्यादा लग रही है, सी। डी में आते हैं, तो डी में देखो यहाँ पे भी दिख रहा है कि सभी दस्तावेज। अब आप यहाँ पे जैसे देखते हो डी ऑप्शन में, यहाँ भी एक एक्सट्रीम वर्ड हमको दिखता है सभी, सभी दस्तावेज। मतलब समझ रहे हो, सभी दस्तावेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सभी दस्तावेज ग्राम पंचायत में उस दिन उपलब्ध रहें जिससे लोग उसे देख एवं पढ़ सकें। तो आप बताओ, हमको ए और बी तो ज्यादा लग नहीं रहे कि गलत होने की संभावना है। ठीक है, सी और डी में हमको दिख रहे हैं एक्सट्रीम वर्ड दिख रहे हैं, एक्सट्रीम वर्ड मतलब जिसको गलत किया जा सकता है। ठीक है, तो सी और डी में हमको गलत होने की संभावना ज्यादा लग रहा है ये ऑप्शन। ठीक, तो सी में लिखा है वृहद स्तर और डी में लिखा है सभी दस्तावेज। अब दोनों में ऑप्शन में आपको बेस्ट चूज करना है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सभी दस्तावेज आप जमा कर सकते हो? अगर एकाध एकाध दस्तावेज भी अगर भूल गए तो क्या होगा? क्या लगता है, एकाध दस्तावेज भारतीय लोग भूल सकते हैं कि नहीं भूल सकते हैं? आप कभी फॉर्म डालने गया हो, कुछ डॉक्यूमेंट भूल जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी कुछ डॉक्यूमेंट भूल जाते हो, एक ना एक डॉक्यूमेंट तो छूट ही जाता है, कितना भी आप कोशिश कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसा लग रहा है कि डी में होना चाहिए। ठीक है, और जो लग रहा है वो सही है, इसका आंसर क्या है, डी ही है। तो देखो अधिकतर आप सुने होंगे कि जो सिलेक्शन जिन लोग लिए हैं, जो भी सिलेक्टेड हैं, है ना, गवर्नमेंट एग्जाम में, उन लोग अधिकतर आपको गाइडेंस हमेशा यही करेंगे और हमेशा आपको यही बोलेंगे कि सिलेक्शन लेने का एक ही तरीका है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए जो भी एग्जाम हो रहा है उसका, और दूसरा पीवाईक्यू आप किया होना चाहिए अच्छे से। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन देखते हो, और ऐसा नहीं कि टेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं, जो मेन संस्था जो एग्जाम ले रही उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको देखना है। क्यों? क्योंकि वो आपको आपको उसको पता चलेगा, आप उसके बारे में जानोगे कि वो कैसे आपको फंसाता है, कौन से स्टेटमेंट में आपको घुमाता है।
ठीक। तो जब ये बार बार आप करते हो तब ये हमको पता चलता है कि कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। देखो, जीएस जो है ना वो इतना विशाल है कि आप उसको मतलब इतना सारा आप पढ़ नहीं सकते, और आप सोचोगे सब चीज़ पढ़ लोगे, सब चीज़ पढ़ोगे और सब चीज़ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम ऐसा हो चुका है कि आप पढ़ के जाओगे 50% आएगा और 50% आपको वहाँ ऑन द स्पॉट दिखेगा। तो ऑन द स्पॉट जो दिख रहा है ना, अब जिन लोग एकदम रात दिन पढ़ रहे हैं उन लोगों की बात अलग है, उन लोगों को तो हो सकता है बहुत सारा चीज़ दिख जाए, लेकिन यूपीएससी एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं होता। यूपीएससी एग्जाम में आप कितना भी पढ़ लो, साल भर भी पढ़ लो, तो भी आपको वहाँ पे आप हो सकता है वो टॉपिक के बारे में पढ़ के जाओ, लेकिन होता है कि ये कि जिस जो चीज़ आप पढ़ के गए वो आया ही नहीं। वो टॉपिक तो आया लेकिन उससे रिलेटेड दूसरा टाइप का स्टेटमेंट बना दिया यूपीएससी ने। तो इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर आपसे चाहते हैं कि आप ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने वाले बनो। ठीक, क्योंकि आप फील्ड में जब उतरोगे तो आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है। तो एग्जामिनर कैसे छांटेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने वाला है, तो क्वेश्चन पेपर भी ऐसा सेट किया जाता है कि आपकी दृष्टि कैसा है ये चेक किया जाता है कि आप ऑन द स्पॉट डिसीजन ले पा रहे हो कि नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो। क्यों? क्योंकि आप पीवाईक्यू करोगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे आप आंसर तक पहुंचोगे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि आप जो पढ़े हो वही आएगा और वही बनेगा, ऐसा नहीं है। आप जो नहीं पढ़े हो, जो नहीं भी जानते, जो पहली बार देखे, उसको भी आपको आंसर निकालना सीखना है। तो हमारे कोचिंग में हम यही सिखाते हैं। हम आपको पढ़ाते तो हैं, लेकिन पढ़ के आप केवल पढ़ के जाओ और आंसर निकाल के, ऐसा नहीं है। आपको बिना पढ़े भी आंसर तक कैसे पहुंचना है, खासकर मैं ये हमारे कोचिंग में स्टूडेंट को मैं हमेशा ये गाइडेंस देता ही हूँ कि आपके सामने एकदम ऑन द स्पॉट नया क्वेश्चन भी आ जाए तो आपको आंसर तक कैसे पहुंचना है ये हम सिखाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में जून 2015 की तुलना में जून 2016 में बैंकों के अग्रिम ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? ठीक है, अब आप पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो देखो, यहाँ पे एक ट्रिक लगता है जिसको बोला जाता है नोटा। अब नोटा का मतलब क्या? नोटा का मतलब ये होता है कि जब भी ऑप्शन में उपर्युक्त में से कोई नहीं हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, अगर ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है डी वाला, ठीक है, तो ये आंसर जनरली सही नहीं होता है। ठीक है, याद रखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही नहीं होगा, लेकिन जितने बार भी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसको आप गलत मान सकते हो। मतलब इसमें आपको आंसर नहीं ढूंढना है, किसमें? ऑप्शन नंबर डी में आपको हमेशा आंसर ढूंढना है। अब आपके पास ऑप्शन बचे कितने? ए बी सी। ठीक है, जैसे आप क्या करने वाले थे, अगर आपको पता नहीं होता तो आप डी मार के भी आ सकते हो, लेकिन यही अगर आप पी वाई क्यू किए होते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किए होते, तो आपको पता चलता। आप अभी आगे देखना कि कितने में ये आंसर होगा, जो ये वाला स्टेप का ऑप्शन होगा। ठीक है, हम देखते हैं आगे, आगे देखेंगे, हमको पता चल जाएगा कितने में आंसर आ रहा है कि नहीं। तो मेरा ट्रिक क्या है? नोटा। नोटा मतलब नन ऑफ द एबव, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं होता है जनरली, आपको डी नहीं मारना है। तो अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे? तीन। तो तीन ऑप्शन बचे, ए बी और सी। ठीक है, अब आपको तीनों में से किसी एक में रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तीनों में से किसी एक में रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर है, आंसर नंबर सी, 10.15%। ठीक है, आपका डी नहीं है, याद रखना। आपका आंसर क्या है? सी। ठीक, अब ए बी सी अगर आप पढ़े हो तो अच्छी बात है, तब आप एकदम आंसर तक पहुंच सकते हो। नहीं पढ़े हो तो याद रखना डी नहीं लगाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, पूछ रहा है बीपीएल के हितग्राहियों को समुचित प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से भारत सरकार की सहायता से इस राज्य में कितने जिलों में RSETI की स्थापना की गई है? ठीक है, तो अगर ये तो एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात यहाँ पे उठती है कि यहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में तुक्का लगाना बहुत मुश्किल काम है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पता है तो ही आप रिस्क लो, और नहीं पता है तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। क्योंकि देखो, पूरे के पूरे तो क्वेश्चन बनाने नहीं है। हालांकि माइनस मार्किंग है, आप बना सकते हो, क्योंकि ज़्यादा माइनस मार्किंग रहता नहीं है, क्योंकि व्यापम 0.25% ही उसका माइनस मार्किंग रहता है।
लेकिन अगर आपको एकदम लेकिन आपको पता है तो ही इस आंसर को लगाना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है? तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। तो एकदम डायरेक्ट फैक्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसको छोड़ सकते हो आप। ठीक? लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27। ठीक है? चलिए आगे आते हैं। 94 क्वेश्चन है। ठीक है, चलो वो देखो। अब 94 आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको यही वाला ऑप्शन दिख जाएगा, कौन सा? डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको क्या बोला था कि ये यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? नोटा। नोटा मतलब आप सबसे पहले, ठीक है, अगर आपको पता है आंसर, अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप डी ले सकते हो। अगर नहीं पता है तो उस सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि आपको डी नहीं लेना है। तो डी नहीं लेने से आपके पास फायदा क्या हुआ? आपके पास अब 4 ऑप्शन में बचे कितने? 3 ऑप्शन। ठीक, अब 3 ऑप्शन बचे। अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा तो पिछला वीडियो में मैंने एक ट्रिक बताया था, चिंकी मिंकी ट्रिक। ठीक है? तो चिंकी मिंकी ट्रिक में देखो, बी और सी में देखो 1.2 है, यहाँ पे भी 1.2 है, और ए में क्या है? 1.3 है। तो संभावना किसकी ज़्यादा है? तो संभावना अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है किसकी? या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा। क्यों? क्योंकि आपने चिंकी मिंकी ट्रिक से ए को भी हटा दिया है। तो इस प्रश्न में आपने 2 ट्रिक लगाया है। 2 ट्रिक क्या-क्या? एक तो नोटा लगाया, नोटा लगा के आपने आपने ऑप्शन डी को हटा दिया, और चिंकी मिंकी ट्रिक लगा के आपने ऑप्शन ए को हटा दिया। अब आप कहाँ पे आके अटक गए? बी और सी में। तो अब आपको अगर रिस्क भी लेना होगा ना, तो या तो बी मार के आना या तो सी मार के आना। ठीक? और पता होगा तो अच्छी बात है, तो आप आंसर तक पहुँच जाओगे। देखो कई बार क्या होता है कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर तो पता होता है, लेकिन दूसरा तीसरा ऑप्शन देख के आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो कन्फ्यूज़न से बचने के लिए ही ट्रिक लगाया जाता है कि आप डी मत मारना और ए मत मारना। ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, एकदम 100% पढ़ाई काम नहीं आती और एकदम 100% कॉमन सेंस काम नहीं आता। आपको 50% अपना स्टडी को भी लगाना है और 50% कॉमन सेंस भी लगाना है, यानी लॉजिक। तब आप एकदम परफेक्ट आंसर तक पहुँचोगे। तो इसका आंसर है, जो व्यापम ने लिए है, वो आंसर नंबर सी है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे 2 ट्रिक लगा के हमने आंसर तक पहुँचा है। ठीक? आप बी भी मार के आ सकते हो, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो गलत होगा ही, लेकिन आप माइनस में नहीं जाओगे, इतना याद रखना। ठीक है? आप रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, लेकिन आप माइनस में नहीं जाओगे। ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सी ही मार के आ जाओगे, हो सकता है आप बी मार के आ जाओ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप लेकिन चांस आपका सही होने का कितना है? ज़्यादा है ना भाई? आपका सही होने का चांस बढ़ गया कि नहीं? या तो बी मारने वाले हो या तो सी मारने वाले हो। अगर आप ट्रिक नहीं लगाओगे या तो आप ए भी मार सकते थे और डी भी मार सकते थे। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है 95। ठीक, देखो बैक टू बैक, फिर तीसरा देखो बैक टू बैक तीसरा क्वेश्चन आप देखो, फिर से आ गया ऑप्शन उपरयुक्त में से कोई नहीं, और मैं क्या ट्रिक बताया था? नोटा। तो सबसे पहले डी को हटा दो। ये आपको तब ट्रिक लगाना है जब आपको नहीं आता है इसके बारे में। ठीक है? अब जब पहले ही पता है कि भाई इनमें से कुछ नहीं है तो वही मार देना। लेकिन चलो अब आ जाते हैं इधर। मुद्रा के अंतर्गत शिशु ऋण योजना। अब देखो यहाँ पे आप नाम में ही आंसर छुपा होता है। ये एक और ट्रिक होता है। ठीक है? कि नाम में आंसर छुपा है। अब नाम में आंसर क्या छुपा है अभी आप देखना। क्या बोल रहा है? मुद्रा योजना के अंतर्गत, ठीक, शिशु ऋण योजना में कितने रुपए के ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है? ठीक, अब देखो नाम में ही उसका अर्थ छुपा होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है। ठीक, तो देखो शिशु होता है, आप एक मनुष्य का जो अ, आप वृद्धि देखोगे तो कैसे कैसे बोलते हैं मनुष्य को? सबसे पहले शिशु, फिर किशोर, फिर वयस्क, वृद्ध, ऐसा बोलते हैं ना। तो शुरुआत कहाँ से होगा? तो शुरुआत शिशु में कहाँ से होगा? एकदम ऋण देना है किसी को भी, एकदम बच्चे वाला ऋण देना है। बच्चों वाला ऋण क्या होता है? तो बच्चों वाला ऋण क्या है भाई? सीधी सीधी बात है, ऑप्शन नंबर ए, 50,000। ठीक है? अगर थोड़ा इस योजना के बारे में जानते होगे तो आप लगा लोगे, क्योंकि नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। ठीक, तो अधिकतर क्या होता है, जो बच्चे वाला ऋण क्या हुआ? 50,000। ये तीनों ऑप्शन में देखो, पहले डी तो आप हटा लिए नोटा लगा के। अब आपके पास बचा ए बी सी। अब ए बी सी में बच्चा कौन है? 50,000 आंसर। ठीक है? समझ रहे हो बात को? ठीक, अब आ जाते हैं 96।
छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति विकास के निधि के अंतर्गत कितनी बाड़ी विकास परियोजनाएं चल रही है? ठीक है, कितनी बाड़ी विकास परियोजनाएं चल रही है? ठीक। अब देखो, यहाँ पे आप लगा सकते हो चिंकी मिंकी ट्रिक। क्यों लगा सकते हो? देखो, एक में है, ए में है 18, बी में है 67, सी में है 77 और डी में है 75। आप देखो, दोनों ये जो है अलग अलग रेंज वाले हैं, और सी और डी देखो आस पास के हैं। सी और डी क्या है? आस पास के हैं। देखो, ये 77 है, ये 75 है, और 7 वाले वो हैं। ठीक है, डिजिट है। इसका मतलब क्या है? या तो सी सही या तो डी सही है। ठीक, तो इसका आंसर व्यापम ने लिया है सी। ठीक है, इसका आंसर क्या लिया है व्यापम ने? सी लिया है। ठीक, तो ये ट्रिक लगा के, चिंकी मिंग ट्रिक लगा के आपने ए और बी तो हटा लिया। अब आप आके अटक गए थे कहाँ? सी और डी में। तो देखो, जब चिंकी मिंकी ट्रिक लगता है ना, तो आप दो ऑप्शन तक तो हटा लिए। अब दो ऑप्शन में आपको क्या करना है? रिस्क लेना है। तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस के साथ साथ नॉलेज की भी जरूरत है। ठीक है, तो नॉलेज भी थोड़ा आपको होना चाहिए, तभी आप एकदम आंसर सही कर पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रिक लगा लगा के ही आंसर निकालना है, आपको नॉलेज भी लगाना है। लेकिन आप देखो, ट्रिक लगाते हो तो आपकी सही होने की संभावना बढ़ जाती है। आपकी सही होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आ जाते हैं 97। पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अपील अधिकारी इनमें से कौन होता है? ठीक, तो पहला ऑप्शन है कार्यपालन अभियंता, बी है अधीक्षण अभियंता, सी है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और डी है जिलाधीश। ठीक, तो प्रधानमंत्री क्या है? ग्राम सड़क योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होता है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है? अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये तो नॉलेज बेस्ड है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत इसको पता होना चाहिए। आप हर जगह ट्रिक लगाओ ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा नॉलेज। ठीक है, नॉलेज वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर है सी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। पूछ रहा है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर ध्यान देना, यहाँ पे क्या पूछा है? सही है नहीं पूछा है, सही नहीं है पूछा है। ठीक, तो देखो, पहला ऑप्शन, जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होगी। ठीक, फिर बी ऑप्शन है, सामान्यतः सभी जानकारियां 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए। ठीक है, और सी है, यदि सूचना केंद्रीय ऑब्लिक राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। ठीक है, और डी है, यदि किसी तीसरे पक्ष का हित जुड़ा है तो 40 दिनों के भीतर देनी होगी। देखो, क्या सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा नंबर है? 98। ठीक, अब देखो, फिर से यहाँ पे आपका चिंकी मिंकी ट्रिक लगेगा। ठीक है, अब चिंकी मिंकी ट्रिक क्यों लगेगा? देखो, पहला ऑप्शन में 48 घंटा लिख दिया है, ये अलग है। ठीक, दूसरे ऑप्शन में 30 दिन लिखा है, तीसरे ऑप्शन में 40 दिन लिखा है, और डी ऑप्शन में भी क्या है? 40 दिन है। देखो, करना क्या मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं जानते, मान लो सूचना का अधिकार अधिनियम कभी पढ़े नहीं हो, नहीं जानते, तो हमको आंसर तक पहुंचना है। ठीक, तो आंसर तक कैसे पहुंचेंगे? तो आंसर तक पहुंचेंगे हम कॉमन सेंस और लॉजिक से। ठीक है, तो देखो, मैं आपको क्या बताऊं, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आसान होते हैं। क्यों? आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत, ये सही है। ठीक, और एग्जामिनर कहाँ फंसा सकता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ लगाओ। क्यों? आप आपका पूरा 100% कहाँ फोकस रहता है? क्वेश्चन बुक पढ़ना है, ये नोट्स पढ़ना है, ये पढ़ लेना है, वो पढ़ लेना है। ठीक है, तो आपका अधिकतर फोकस रहता है ये सब में, बुक पढ़ने में। आपका फोकस क्वेश्चन पेपर में कम रहता है। ठीक, तो क्या करना है आपको? देखो,
अब करना क्या है, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है। देखो अब क्या बोल रहे हैं, पहला कथन हम लोग देखते हैं, जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित सूचना 48 घंटे के भीतर देनी होगी। हाँ भाई, जीवन से संबंधित हो सकता है, यहाँ पे एग्जामिनर खेल ना करे तो ठीक है, इसको हटा दिया, इसको सही दे दिया होगा। नहीं भी ध्यान रहोगे छोड़ो, आगे बढ़ो, ए को छोड़ो। ठीक, देखो बी में लिखा है सामान्यतः। जब सामान्यतः लिख दिया है ना, तो यहाँ पे जनरली यहाँ पे खेल नहीं करेगा 30 दिन में, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया 30 सामान्यतः, तो सामान्यतः लिखा तो हो सकता है सामान्यतः 30 दिन सही है। हाँ, आरटीआई में रूल है ये, कोई भी आप आरटीआई आज तक डाले हो कि नहीं डाले हो, जब भी आप कहीं भी आरटीआई डालते हो तो उस संस्था को 30 दिन के अंदर जानकारी देनी ही होती है, ये रूल है। ठीक, चलो आपको नहीं पता है, ठीक आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे हैं यदि सूचना केंद्रीय ऑब्लिक राज्य सार्वजनिक सूचना प्राधिकारी से संबंधित है तो 40 दिन के भीतर देनी होनी चाहिए, और डी ऑप्शन यदि किसी तीसरे पक्ष का हित जुड़ा है तो 40 दिन के भीतर देनी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप आ चुके हो सी और डी में, और देखो दोनों में क्या है, दोनों में क्या दिया हुआ है 40 दिन। इसका मतलब हम यहाँ पे चिंकी मिंकी ट्रिक लगाएंगे, अगर आपको नहीं पता है तब। देखो चिंकी मिंकी ये सब ट्रिक व्रिक जो भी है आपको नहीं पता है तभी मारना है, आपको कॉमन सेंस भी लगाना है और प्लस नॉलेज भी लगाना है। तो चिंकी मिंकी ट्रिक से हम ए और बी तो हटा दिए, अब हमारे पास बचा क्या, सी और डी। ठीक, तो सी और डी में क्यों हम सी और डी तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि दोनों में 40 दिन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर व्यापम ने लिया है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। सही मतलब गलत क्या है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो गलत में सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। ठीक, अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन 99। ठीक है, वाटरशेड प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन्हें विकसित करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है। देखो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले आप याद रखना, क्या याद रखना है, देखो कभी भी आपको जब ऑप्शन मिलता है, ठीक, तो आप ऑप्शन देख के, पहला ऑप्शन देख के ही आपको टिक नहीं लगा देना, हाँ भाई पहला तो पढ़े थे आंसर लगा देते हैं, गोला मार दिए ए। लेकिन जब आप बी ऑप्शन में जाते हो तो बी ऑप्शन लगता है भाई ये भी तो सही लग रहा है। ठीक है, हो सकता है आप पढ़े नहीं हो, लेकिन आपको लग रहा है हाँ, ये अंदर से आवाज आ रही होगी हाँ ये भी तो सही हो सकता है। फिर जैसे आप सी ऑप्शन में देखते हो कि हाँ भाई ए और बी दोनों सही पूछा है, तो आपके दिमाग में ख्याल आता है कि हाँ भाई ये तो सी लगाना चाहिए था, लेकिन आप गोला क्या लगा चुके होते हो तब तक, ए ऑप्शन। इसलिए कभी भी आप याद रखना कि जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले, इस टाइप के क्वेश्चन मतलब किस टाइप के, जैसे सी में देखो दिया है ए और बी दोनों, और जनरली याद रखना अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सीधा सीधा क्या मार देना भाई, अगर नहीं आता है तो ये हमेशा मैं देखा हूँ कि क्वेश्चन में हमेशा यही ऑप्शन सही होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों। ठीक है, मैक्सिमम टाइम। लेकिन आपको अपना, अगर आपको लग रहा है कि आपका नॉलेज है ये सही नहीं है तब आप कुछ भी मार सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व करके ही आना है, तब आप कौन सा ऑप्शन में टिक करोगे, सी में। अब सी में टिक क्यों करोगे, क्योंकि देखो डी आप वैसे ही हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि डी में लिखा है सभी, और सभी क्या होता है, एक्सट्रीम वर्ड होता है, और एक्सट्रीम वर्ड हमेशा सही नहीं होते, डी तो आप वैसे ही हटा लोगे। ठीक है, डी तो वैसे ही हटेगा क्योंकि उसमें एक्सट्रीम वर्ड सभी लिखा है। ठीक, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 में आ जाते हैं, देश में नई वाटरशेड परियोजनाएं किस तिथि से कार्यान्वित की गई है। देखो फिर आ गया ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आज अब ये चौथा, मेरे ख्याल से चौथा क्वेश्चन है, तो क्या करना है, सबसे पहले नोटा लगा देना है। नोटा मतलब जनरली ये सही नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी। अब अपने पास कितना बचा, ऑप्शन नंबर ए बी और सी बचा। ठीक, अब आपको देखना है भाई कि इनमें से क्या सही है। यहाँ पे भाई फिर लॉजिक काम नहीं करेगा, अब आपको यहाँ पे काम करेगा आपका नॉलेज। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा ए, इसका आंसर है ए। ठीक है, इस तारीख से ये शुरू हुआ था। ठीक, बस हम लॉजिक लगा के ये पता पाए कि डी ऑप्शन नहीं है, आपको डी तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, बाकी अब नॉलेज का काम आएगा कि आप ए बी और सी में आप क्या करो, आंसर टिक करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 101,
पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड समिति की विशेषता नहीं है। देखो फिर से पूछ रहा है, क्या नहीं है पूछ रहा है। ठीक, तो पढ़ते समय हमको याद रखना है सही है पूछ रहे हैं या सही नहीं। ठीक, देखो क्या क्या ऑप्शन है। वाटर शेड समिति का गठन ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वाटर शेड समिति का पंजीयन कराना अनिवार्य है। ठीक, सी है ग्राम पंचायत द्वारा वाटर शेड समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और डी है कम से कम 10 सदस्य वाटर शेड समिति में होंगे। तो देखो पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग आरटीआई वाला देख रहे थे, सूचना का अधिकार वाला, उसमें भी लिखा था कम से कम 30 दिनों के अंदर देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं ना, कम से कम 10 दिन, कम से कम 30 दिन या कम से कम 10 सदस्य, तो जनरली सही होता है। इसका मतलब ये है कि डी आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप डी को हटा लेना। ठीक, अब आपके पास बच रहा है ऑप्शन ए, बी और सी में क्या सही नहीं है। देखो अब ये जो है ना ए, बी और सी, ये आपको जब पता होगा तभी आप इसको लगा पाओगे। ठीक है, इसमें आपका लॉजिक कम काम आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे नॉलेज का ही काम आएगा इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर है वैसे सी। ठीक है, ग्राम पंचायत द्वारा वाटर सेट समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, मतलब यही गलत है। क्या, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वाटर सेट से संबंधित क्वेश्चन है। वाटर शेड परियोजनाओं के चयन में किसे मापदंड में शामिल नहीं किया गया। फिर से आपको क्या पूछ रहा है, मापदंड में क्या शामिल नहीं किया गया। ठीक, ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास है पीने के पानी की अत्यधिक कमी, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, ठीक, अवक्रमिक भूमि की उपलब्धता, और डी है वाटर शेड भूमि का सुनिश्चित सिंचाई में शामिल होना। यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या योजना है, वाटर शेड। ठीक है, वाटर शेड यानी पानी से बचाने से संबंधित है ना, या पानी ज़्यादा व्यर्थ ना हो, है ना। ठीक है, तो आपको देखो नाम में क्या लिखा है, वाटर शेड। तो वाटर शेड यानी पानी से संबंधित योजना है। तो पानी से संबंधित यानी पानी से संबंधित योजना हमको कहाँ लागू करना ज़्यादा कहाँ लागू करना ज़्यादा सही होगा, पानी से संबंधित योजना। तो जहाँ पानी की कमी होगी वहीं तो लागू करोगे, यानी ऑप्शन ए तो सही लग रहा है। ऑप्शन बी, जहाँ जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है वहीं तो लागू करोगे आप, ताकि वहाँ पानी को सेव किया जा सके। तो अब बच रहा है सी और डी। ठीक, सी और डी में आपको अब क्या करना पड़ेगा, यानी कि ए और बी तो आप नहीं लगाओगे, क्योंकि ऐसी परियोजना हमको ए और बी में ही तो लागू करना पड़ेगा। अब आपको सी और डी में बच रहा है, तो या तो सी होगा या तो डी होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो कॉमन सेंस हम लगा के ए और बी तो हटा लिए, अब आपको यहाँ नॉलेज लगाना है थोड़ा सा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर से वाटर सेट से पूछ रहा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन 103, वाटर सेट परियोजना की बहुस्तरीय पद्धति में कितने स्तर होते हैं। ठीक है, अब लाइन से दे दिया 2 3 4 5, है ना, मतलब नीचे डी में 2 है, ए में 3 है, बी में 4 है और सी में 5 है। ठीक, अब ये देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सही में पता है तो ही आप लगाना, नहीं तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाले हैं। ठीक है, वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जनरली मैं बताया कि आपको एकदम ही ज़्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। देखो इसमें स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट वाले में क्या है, हम थोड़ा सा पकड़ पाते हैं कि कौन सा सही लग रहा है कौन सा गलत लग रहा है। लेकिन डायरेक्ट ये सिर्फ फैक्ट दे दिया 2 3 4 5, इसमें आप क्या लॉजिक लगाओगे। ठीक है, ये आप पता होगा तो ही आप इसको लगा पाओगे। ठीक, तो ठीक है, इसका 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत मातृत्व अवकाश भत्ता पाने की पात्रता क्या है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, एक वर्ष में कम से कम 60 दिन की मजदूरी कार्य, बी है एक वर्ष में कम से कम 75 दिन मजदूरी कार्य, सी है एक वर्ष में कम से कम 50 दिन मजदूरी कार्य, और डी है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको रूल बताया था नोटा। ठीक है, नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, इसमें आप नोटा लगा लेना। ठीक है, नोटा यानी कि जनरली ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होता है। और आप देखो इससे पहले 3 या 4 क्वेश्चन में नहीं लिए,
ये 5वां क्वेश्चन है शायद। तो 5वां क्वेश्चन में भी ऑप्शन नंबर डी में आंसर नहीं है, यानी कि अब अपने पास क्या बचा, ए, बी और सी। ठीक है, तो आंसर ए, बी और सी में ही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा नॉलेज तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप सोचो कि पूरा लॉजिक और कॉमन सेंस ही बना के आंसर निकालने हैं तो पॉसिबल नहीं है, आपको दोनों चीज़ यूज़ करना है। ठीक है, देखो अब आ गया हम लोग 105 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत आवेदक की आयु खालिस्तान तथा खालिस्तान के मध्य होनी चाहिए। अब देखो, पहला ऑप्शन में 20-50 है, दूसरे ऑप्शन में 18-58 है, सी ऑप्शन में 19-59 है और डी ऑप्शन में 18-59 है। ठीक, तो देखो लॉजिक लगाना है ना, अगर आपको देखो अब चिंकी मिंकी ट्रिक एकदम फिट कैसे बैठेगा, चिंकी मिंकी ट्रिक को देखो एकदम फिट करना है ना अपने को, एकदम करेक्ट फिट करना है। तो देखो इसमें 20 और 50 है, तो देखो 20 और है क्या, नहीं है, तो हमारे पास डबल जो जो चीज़ दिख रहा है वो क्या क्या है। ठीक है, तो देखो बी में भी 18 है और डी में भी 18 है। ठीक, पहले नंबर पे तो 18 आएगा, ये कंफर्म हो गया चिंकी मिंकी ट्रिक। अब देखो 50 दो बार है क्या, नहीं है, 58 दो बार है क्या, नहीं है, 59 दो बार है, और 59 दो बार कहाँ वाले में है, ऑप्शन नंबर डी वाले में। ये देखो ये तो एकदम इजी चिंकी मिंकी ट्रिक था, इसमें डायरेक्ट आप आंसर में पहुंच गए। ठीक है, इससे पहले वाले चिंकी मिंकी ट्रिक में आप दो में अटकते थे, लेकिन ये वाले में तो आप डायरेक्ट आंसर में पहुंच गए। क्यों, क्योंकि दो कॉमन अपने को निकालना था। तो बी में 18 था, डी में 18 था, और सी में 59 है, और डी में भी 59 है, तो दोनों में 59 है, यानी कि 59 वाले में आंसर होगा, और डी फिट बैठ रहा है इस हिसाब से, इसलिए आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, अगर आप इस योजना को नहीं भी जानते होंगे तो भी हम लोग सही आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ, यही एक एक क्वेश्चन आपको दूसरे से आगे लेके जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको खुद ही पता होगा कि एक एक क्वेश्चन की कितनी वैल्यू है। ठीक है, अब आ जाते हैं 106 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, पूछ रहा है, पात्रता रखने वाले स्व सहायता समूह को परिक्रामी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है। ठीक है, आपको देख के समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी को ही काट दो। यहाँ ट्रिक लगा देना है, कौन सा, नोटा। जनरली डी ऑप्शन सही नहीं होता है। अब आपके पास बचा क्या ऑप्शन, ए, बी और सी। तो आप तुक्का भी नहीं मारोगे, कम से कम तुक्का भी मारना है तो अब ए, बी, सी और में ही मारना है। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं, पात्रता रखने वाले स्वयं सहायता समूह को परिक्रामी निधि के रूप में कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है। ठीक, तो अब यहाँ पे आप पढ़े होगे तो ही लगा पाओगे। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15,000। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं 107 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, 107 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, इंदिरा आवास योजना के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। ठीक है, फिर से आपको क्या पूछ दिया, नहीं है। तो आप देखो, कहीं अचानक से पूछ रहे सही है, अचानक से पूछ रहे नहीं है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन पढ़ते समय एकदम ध्यान देना है कि कब सही है पूछ रहे, कब नहीं है पूछ रहे। ठीक है, पहला ऑप्शन है, यह अब प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन है, गृह निर्माण लागत को 75,000 से बदलकर 1.25 लाख किया गया है। सी है, मैदानी क्षेत्र में गृह निर्माण हेतु 70,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। डी है, पहाड़ी क्षेत्रों में गृह निर्माण हेतु 80,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, तो देखो इसका जो व्यापम ने आंसर जो लिया है, तो इस क्वेश्चन को व्यापम ने विलोपित कर दिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को व्यापम ने विलोपित कर दिया है। ठीक, इसका आंसर कोई भी सही नहीं है, तो आप इसको अलग से आप पढ़ लेना, इंदिरा आवास योजना को आप अलग से डिटेल से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 108। ठीक, अब देखो, मनरेगा के अंतर्गत एक आवेदक के कार्य की मांग करने के कितने दिनों के बाद वह बेरोजगार भत्ता पाने का अधिकारी बनता है। ठीक है, अब देखो 7 दिन है, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखो एकदम आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। पहला ट्रिक तो आप क्या करो कि डी को हटा दो। ये ट्रिक के हिसाब से आप देखो कितने नंबर हम क्वेश्चन कर चुके हैं, कितने क्वेश्चन देख चुके हैं जिसमें डी आंसर नहीं है अभी तक। तो हमारे पास अब क्या बच रहा है, ए, बी, सी। अब आप देखो, अब आपको मध्यम मार्ग निकालना है गौतम बुद्ध का। ठीक, 7 दिन, अगर कोई व्यक्ति मनरेगा के लिए अप्लाई करता है, 7 दिन नहीं हुआ तो क्या 8वें दिन से उसको भत्ता मिलने लगेगा,
ये तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, ठीक। और 30 दिन, 30 दिन क्या हो जा रहा है, बहुत लेट हो जा रहा है, ठीक। तो मध्यम मार्ग क्या है, मध्यम मार्ग है 15 दिन, खत्म। हालांकि आपको ये लग रहा होगा कि अपन घर बैठे बना रहे हैं इसलिए इतना लॉजिक लगा रहे हैं, सही सही लॉजिक लगा रहे हैं, एग्जाम हॉल में नहीं होगा। लेकिन एग्जाम हॉल में इसका आप जो हम लॉजिक लगा रहे हैं इसका अगर आप 50% से 80% तक भी कवर कर लोगे तो भी आप क्रैक कर लोगे। हाँ, ये सही है, एग्जाम हॉल में माइंड बहुत प्रेशर में रहता है, ठीक है। इसलिए आपको बोला जाता है कि ये पहले से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप पहले ही लगा लो, ताकि वहाँ आप महसूस हो जाए कि आपको क्या ऑप्शन लेना है, ए लेना है कि सी लेना है कि बी लेना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस एग्जाम हॉल में जाके नहीं करना है, एग्जाम के पहले ही आपको ये सब का प्रैक्टिस कर लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 7 लेने हैं कि 15 लेने हैं कि 30 लेने हैं, ठीक है। ये सब पता कैसे चलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के, ठीक है। चलो अब आ जाते 109। मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में एक परिवार कितने दिनों का रोजगार प्राप्त कर सकता है, ठीक। फिर से नोटा, ऑप्शन नंबर डी को क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी को फिर से आप हटा लो। अब आप सोचो कितने क्वेश्चन जो है, अब इसका मतलब आप समझ रहे हो, कई ऐसे क्वेश्चन जो सिर्फ 3 ऑप्शन वाले हैं, क्योंकि डी तो लेना ही नहीं है। बात समझ में है। तो 109 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है सी, ठीक है। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे मनरेगा स्कीम आप पढ़ोगे तो 150 दिन तो देती ही है, और क्या बोल रहा है, सूखा प्रभावित क्षेत्र में। तो सूखा प्रभावित यानी 150 से तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा, क्योंकि वो स्पेशल और क्षेत्र है जहाँ बेचारे किसान लोग खेती वेती नहीं कर सकते, है ना। तो जहाँ खेती नहीं कर पा रहे हैं या और भी मतलब और भी जो बंजर इलाका है ऐसा क्षेत्र है, तो वहाँ तो उनको और ज़्यादा दिन का रोजगार देना पड़ेगा। तो आपको इतना तो पता है 150 तो ऐसे ही देती है, तो 150 जैसे दे ही रही है तो इसका आंसर, इसका मतलब क्या है, उससे ज़्यादा ही देना पड़ेगा। इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब आ जाते हैं 110। फिर देखो 110 में आपको आते साथ क्या करना है, सबसे पहले डी को हटा दो, डी आंसर नहीं है, नोटा, बचा क्या। अब प्रश्न पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अंशदान क्या है, ठीक है। राज्य कितना परसेंट पैसा देता है, ठीक है, पूछ रहा है। जो मतलब क्या होता है, कई योजना होती है जिसमें केंद्र सरकार कुछ पैसा देती है, राज्य सरकार कुछ पैसा देती है, दोनों मिलकर कुछ योजना में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत राज्य का वित्तीय अनुदान क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, 40%, ठीक है। याद रखना, जनरली अगर जो केंद्र सरकार की योजना है उसमें 60% तो नहीं जाता, ठीक है। तो फिर वो केंद्र सरकार की योजना क्यों कहलाएगी, फिर वो अगर केंद्र ही 60% लेने लगा, है ना, केंद्र ही 60% अगर पैसा लेगा राज्य से, तो वो केंद्र सरकार की योजना थोड़ी कहलाएगी फिर तो। समझ रहे हो बात को, अगर केंद्र को अपना नाम लगाना है किसी योजना में तो भाई राज्य से कम लेना पड़ेगा, अपना ज़्यादा देना पड़ेगा। और राज्य से ही ज़्यादा लेगा तो फिर वो केंद्र सरकार की योजना थोड़ी रह जाएगी, फिर तो वो राज्य सरकार का नाम लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। तो या तो वो 50-50 हो सकता है, और 60 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 60 देगा, अगर अगर राज्य 60% पैसा देगा तो फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की जगह उसको फिर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नाम देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। और 50-50 में भी राष्ट्रीय नहीं आएगा। अगर आप लॉजिक लगाओगे तो कॉमन सेंस लगा के ऑप्शन नंबर बी ही बैठेगा। बात समझ में आया। जब राज्य से आप कम पैसा लोगे और अपना खुद ज़्यादा पैसा दोगे, तब जाके आप अपने योजना के सामने राष्ट्रीय यानी केंद्र सरकार की योजना लगा सकते हो। आप खुद सोचो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 111। फिर क्या करना है, नोटा लगा देना है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जनरली सही नहीं होता है, ठीक है। और आप अभी तक देख चुके हो कितना क्वेश्चन देख डाले हम लोग, तो अब तो गिनती भी नहीं है, ठीक। अब हमारे पास है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शौचालय के निर्माण के लिए कितनी राशि प्रमाणित व्यय के लिए दी जाती है, ठीक है। अब 111 नंबर का क्वेश्चन है, 12,000, 13,000 और 15,000, ठीक। तो 111 में इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। देखो 12-13 आजू बाजू में है, और 15 क्या है, थोड़ा 15 डिस्टेंस वाले में, ठीक। 12 या 13 में ही आंसर होना था। क्यों, क्योंकि 14 गैप कर दिया, 14 हटा दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया, 15 लिख दिया है। यानी कि 12 होना चाहिए या तो 13 होना चाहिए। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो 12-13 आसपास का दिया है जानबूझ के, कि आप 12 या 13 मार के आ जाओ, लेकिन इसका आंसर क्या है, 12,000।
अब आ जाते हैं 112 प्रश्न में। सामुदायिक निवेश कोष से स्व सहायता समूह को आजीविका के लिए कितनी राशि का ऋण दिया जा सकेगा? ठीक है, तो पूछ रहा है 50,000, 75,000, 1 लाख, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन आपको पता होगा तो ठीक है, और नहीं पता होगा, अगर आप इसको गलत भी ले लोगे, मतलब आप डी नहीं मानोगे, मान लीजिए कि हम लोग जैसे रूल लगा रहे हैं नोटा नहीं होता है, तो इतने सारे क्वेश्चन में तो नहीं हुआ ना, एक में तो सही होगा, ऐसा तो नहीं है कि पूरा नहीं चले लेगा, कभी ना कभी तो सही करना पड़ेगा। लेकिन आपका ये क्वेश्चन आप कैलकुलेट करोगे तो माइनस में बिल्कुल नहीं जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं 113। भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का निर्माण करने के लिए नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? ठीक है, नक्सली जिलों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है? तो ए है कम से कम 250 लोग बसावट वाले गांव, फिर बी है कम से कम 100 लोग बसावट वाले गांव, सी है कम से कम 500 लोग बसावट वाले गांव, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक, अब देखो, वही पुराना रूल अपना नोटा, डी आपको नहीं मानना है, डी को हटा दो। फिर आसपास के मिलते जुलते क्वेश्चन ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो आसपास के मिलते जुलते ऑप्शन है ए और बी। देखो सी में डिस्टेंस ज़्यादा है, देखो 100 के बाद 250, और 250 के बाद दुगुना सीधा। ठीक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे प्रश्न में डी तो आप हटा ले रहे हो, बस आपको ए बी सी अब आपको नॉलेज से बनाना है। यहाँ पे आपका नॉलेज काम आएगा कि आपका पढ़े होगे तब आप इसको अच्छे से लगा सकते हो। अब है 114। मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत क्या निर्माण कराना आवश्यक है? ठीक, पहला ऑप्शन कम से कम 200 से 500 मीटर लंबी सीमेंट कंक्रीट सड़क। ठीक है, बी है 6 मीटर चौड़ी सड़क, सी है बीच में 4 मीटर चौड़ी कंक्रीट सड़क, और डी है कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण। ठीक, अब ये तो आप पढ़े होगे तभी इसको आप लगा पाओगे, ये क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड है, आपको पता होगा, आप पढ़े होगे तो इसको आप लगा लोगे। इसका आंसर है डी, कम से कम एक तरफ नाली का निर्माण। अब आ जाते हैं 115 नंबर क्वेश्चन। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की विशेषता नहीं है? ठीक है, फिर आपको समझ में आ गया फिर से क्या पूछ रहा है, नहीं है पूछ। अब दूसरा स्टेप क्या है, सबसे पहले डी ऑप्शन को हटा दो, ये तो जनरली नहीं होता है। अब आपके पास क्या बचा, ए बी और सी। तो ए में क्या बोल रहा है, जीवन ज्योति बीमा योजना। तो बीमा योजना जनरली देखो 18 साल से लेना शुरू कर देता है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 18 साल में वयस्क हो जाते हैं, तो वयस्क व्यक्ति वयस्क हो चुका है तो वो अपना जिम्मेदारी खुद उठा सकते हैं। ठीक, यानी कि 18 साल से जनरली लेते ही हैं बीमा योजना में। ठीक है, तो अब आपको डाउट हो सकता है 50 वर्ष की नहीं, तो 50 तो होगा ना भाई, क्योंकि 50 के बाद आदमी कोई काम करना नहीं चाहता है। ठीक है, अब क्योंकि एक लिमिट सेट भी है ना दिमाग में कि 50 का हो गया मतलब इसको आराम चाहिए, इसको रेस्ट चाहिए, तो इसके बाद उसको बेचारे को बीमा देने के लिए हो सकता है 50 वर्ष तय किया हो। यानी कि ये तो सही है, लेकिन अपने को लगाना क्या है, गलत है, तो ये नहीं मारना है। ठीक है, और डी तो होगा नहीं, ए और डी हट गया। अब बोल रहा है न्यूनतम वार्षिक बीमा किस्त 300 रुपये। ठीक, और सी क्या बोल रहा है, बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। जनरली आप देखना कोई भी बीमा योजना हो उसमें हमेशा आप थोड़ा बहुत भी आसपास में आप सुनते होगे, आस पड़ोस में या किसी को मिलता होगा या किसी भी योजना के बारे में पढ़ते होगे, तो 2 लाख तो देती ही है सरकार, यही तो रेंज है उनका कि 2 लाख दे देती है अगर मृत्यु हो जाए तो। ठीक, ये तो आप सुने भी होगे, कहीं ना कहीं जानते भी होगे। तो इसका आंसर जो जनरली गलत लग रहा है वो कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, वो ऑप्शन बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 116। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कोर नेटवर्क सड़कों की संख्या है लगभग। ठीक, पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप आपको सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी को हटा लेना है।
इससे आपका दिमाग का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, अब क्या बच रहा है, ए बी और सी। ठीक, ए बी सी में क्या है, 8,600, 9,600 और 7,600। ठीक है, अब ये आप पढ़े होगे तो ही लगा पाओगे। इसका आंसर है सी, 7,600। ठीक है, यहाँ पे अब इसके बाद आपको कॉमन सेंस नहीं लगाना है, इसके बाद आपको नॉलेज ही लगाना है। तो जब आप पढ़े होगे तभी इसका आंसर लगा पाओगे। ठीक, ठीक है। अब अगला अगला क्वेश्चन है 117। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कुल कीमत में और केंद्र डैश राज्य के भाग का अनुपात है। ठीक है, केंद्र और राज्य का क्या अनुपात है। ठीक, तो देखो, पहला ऑप्शन है 80-20, बी ऑप्शन है 20-80, सी ऑप्शन है 75-25 और डी ऑप्शन है 25-75। देखो, सबसे पहला नियम आप ये जान जाओ, केंद्र सरकार किसी भी योजना में राज्य से ज़्यादा देती है, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं लेना है और डी नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं लेना है ए और बी और डी, क्योंकि वहाँ पे केंद्र 20% दूंगा बोल रहा है, डी में बोल रहा है 25% दूंगा, बाकी राज्य देंगे। नहीं भाई, राज्य हमेशा, अगर कोई भी योजना चल रही है तो अधिकतर देखना कि केंद्र सरकार ही ज़्यादा पैसा देती है, राज्य सरकार कम देती है। तो यहाँ तो केंद्र कम दे रही है। और दूसरा, ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं लेना है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं लेना है क्योंकि ए में केंद्र सरकार ज़्यादा दे रही है। केंद्र सरकार कितना दे रही है, 80%, और राज्य सरकार कितना दे रहे हैं, 20%। नहीं, देखो जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, अधिकतर जो योजना होती है वो 60-40 होती है अधिकतर। जहाँ राज्य अधिकतर जो योजना होती है ना, जो जो सही सही राज्य हैं, जो मतलब हिमालयी राज्य नहीं है और नॉर्थ ईस्ट के राज्य को छोड़कर, जनरली जो बाकी राज्य होते हैं वो लगभग 40% तक शेयर मतलब कर सकते हैं केंद्र सरकार के साथ, क्योंकि वो लगभग अपने आर्थिक स्थिति ठीक है उन राज्यों की। ठीक है, अब जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब है ना, वहां पे 90-10 का रेशियो चलता है। जैसे हिमालय राज्य में 90% केंद्र सरकार देगी किसी योजना में भी, और 10% लेगी राज्य सरकार से। ठीक, और नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य है वहां पे भी केंद्र सरकार 90-10 का वो रेशियो चलाती है, लेकिन पूरे देश में नहीं चलाती है 90-10 और 80-20। 80-20 बहुत कम हो जाएगा, मतलब 80% केंद्र सरकार को देना पड़ रहा है, 20% राज्य सरकार। नहीं भाई, इसका आंसर आपका क्या होगा, सी। केंद्र ज्यादा पैसा देती है और राज्य से भी पैसा लेती है, लेकिन राज्य से एकदम कम नहीं लेगी, 20 नहीं लेगी। वो केवल कौन से राज्य से कम पैसा लेती है, जो हिमालयी राज्य होते हैं और नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य, बाकी राज्य से वो 40% तक पैसा ले लेती है किसी भी योजना को। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन 118। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम क्या है, ऑप्शन नंबर डी को हटा दो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताया हूँ रूल क्या है, डी जनरली सही नहीं होता है। अभी आप देखो कितने क्वेश्चन हम देख चुके हैं, केवल एक ही में आंसर हुआ है डी, और अभी तक आंसर डी में नहीं है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए कार्य के अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण कराने की अवधि क्या है। ठीक है, तो पूछ रहा है 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह। ठीक, अगर आप जनरली थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़े होगे तो 1 वर्ष तो नहीं होता है, या तो 3 माह है व 6 माह है। ठीक है, यहीं पे आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन इसका आंसर है 118 का सी, 6 माह। ठीक, 1 वर्ष जनरली नहीं होता है। अब 119 पूछ रहा है, सामाजिक अंकेक्षण का अधिकार निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। ग्राम अंकेक्षण दल, राज्य सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय द्वारा चिन्हित व्यक्ति, सी है ग्राम सभा और डी है उपर्युक्त सभी। तो देखो डी में, यहाँ इससे पहले वाले जो डी पूछ रहा था उसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं बोल रहा था ना, ये वाला रूल आप इसमें मत लगा देना उपर्युक्त सभी वाले में, यहाँ वाला रूल नहीं लगेगा, यहाँ तो आंसर यही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और जनरली उपर्युक्त सभी होता है। और याद रखना, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, उपर्युक्त सभी, और या उससे पहले एक और क्वेश्चन देखे थे ए और बी दोनों, तो याद रखना ए और बी दोनों आंसर सही होते हैं और उपयुक्त सभी वाले क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपको नहीं बना पा रहे हो, आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो चुपचाप उपर्युक्त सभी मार देना। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग बीच में किए थे, नंबर याद नहीं, आप देख लेना, जैसे उसमें दिया था ना ए और बी, और सी ऑप्शन में दिया था ए और बी दोनों, तो जनरली ए और बी दोनों सही होते हैं अधिकतर, आप देखना। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो 120 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। तो पहला काम क्या है,
तो पहला तो है हमको डी हटा देना। ए है पंचायत का सरपंच, बी है जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, सी है कार्यक्रम अधिकारी द्वारा नियुक्त सचिव और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका आंसर जो व्यापम ने लिया है वो डी ही है। वो क्या है? डी है। ठीक, अगर आपको ये पता है तो आप सही कर लोगे, और नहीं पता है और मैं जो रूल बोल रहा हूँ कि डी नहीं लगाना है, ठीक है, तो उसमें भी आप माइनस में नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि कितने क्वेश्चन हमने किए हैं अभी तक, जितने भी इस टाइप के ऑप्शन वाले थे, उसमें से केवल 2 में ही डी आंसर लिया है। बाकी में डी आंसर है क्या? नहीं है, तो आपका माइनस में जाएगा ही नहीं, पहली बात। ठीक, तो इसका आंसर क्या था? डी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।